टू मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। मनी गुरु में आज हम बात करेंगे लोन की। लोन से जुड़ी हुई कोई भी आपकी समस्या है, कोई भी आपका सवाल है, बहुत ही सिंपल अंदाज में उसको हम आपको बताएंगे हमेशा की तरह। और खास तौर पर उन लोगों के लिए आज बेहद ही जरूरी कार्यक्रम है जिनकी कम आय है, और कम आय वालों को ऑटो लोन कैसे मिले बताएंगे। लेकिन उससे पहले तरीका बता दे। हमारे साथ जुड़ने के लिए लोन से रिलेटेड कोई भी सवाल है आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है moniguru@zmedia.slgroup.com और सवाल के साथ अपना मोबाइल नंबर भी लिखिएगा या फिर एसएमएस कर सकते हैं। कोड है हमारा कर्ज KARZ। अपना सवाल 57575 पर भेज दीजिए। तो कम आय वालों को ऑटो लोन कैसे मिल सकता है, क्या उसकी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, ये बताएंगे। आप अपना सिबिल स्कोर कैसे सुधार सकते हैं, हम अमूमन इसकी जानकारी आपको देते रहते हैं, लेकिन उसके कुछ और पॉइंट्स पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही कैसे मिलेगा ओवरड्राफ्ट लिमिट सुविधा आपको मिल सकती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और इन सभी पॉइंट्स पर बातचीत करने के लिए और तमाम दर्शकों के सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज बलवंत जैन, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एक्सपर्ट, जुड़ गए हैं। बलवंत जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है मनी गुरु में। कैसे हैं आप? धन्यवाद, बढ़िया, धन्यवाद। आप कैसी हैं? बहुत अच्छे हैं हम। और एक बार चलिए शुरू कर लेते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। और सबसे पहला सवाल हमारे पास महाराष्ट्र से चंचल दुबे का आया है, और इनका सवाल दरअसल ऑटो लोन को लेकर है। और हमारे साथ चंचल लाइन पर जुड़ी भी हुई है। चंचल, कैसे हैं आप? सबसे पहले बताइए। और चंचल, आप ये बताइए कि आपकी रिक्वायरमेंट ऑटो लोन के अपने बारे में कुछ बताइए। क्या काम करते हैं और कितनी आपकी सैलरी है, और कोई एग्जिस्टिंग लोन तो नहीं है आपके पास? नहीं मैडम, मेरे पास कोई लोन नहीं है, और मैं अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें असिस्टेंट सुपरवाइजर से जॉब करता हूँ। और 35,000 सैलरी है। 35,000 पर मंथ सैलरी है आपकी, और 50,000 का ऑटो लोन आप चाह रहे हैं। आप एक बाइक खरीदना चाहते हैं जी। और कितना जल्द आप खरीदना चाहते हैं? आपने शुरुआत कर दी है, कहीं से लोन ले रखा है कि अभी सोच ही रहे हैं? नहीं, एक्चुअली अभी कहीं से लोन का अप्लाई नहीं किया है। फर्स्ट आपके इधर से किया है, और कोई लोन है नहीं मेरे ऊपर जी। तो कोई लोन इन पर नहीं है बलवंत जी। 35,000 पर मंथ इनकी सैलरी है। अब क्योंकि कोई लोन इनके पास पहले नहीं है, बाइक के लिए लोन लेना चाहते हैं, क्या एक प्रोसीजर होता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड होते हैं, और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के तहत इन्हें ऑटो लोन लेना चाहिए, ये चंचल को बताएं। देखिए दुबे जी, ऐसा है कि आपकी सैलरी तो एकदम पर्याप्त है। आपकी सैलरी 35,000 है और आपको लोन तो सिर्फ 50,000 का ही चाहिए। तो आपको लोन ऑटो टू व्हीलर के लिए जो लोन चाहिए वो आराम से मिल जाएगा। नॉर्मली जैसे ऑटो लोन की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है इनकम वाइज, वो 8,000 रुपया सैलरी वालों के लिए, और 1 लाख रुपया अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उनके लिए। ऑटो लोन नॉर्मली है ना 36 महीने से लेकर 48 महीने के पीरियड के लिए मिलता है। उसके पीरियड में आपको रीपेमेंट करना पड़ता है। और जहां तक रेट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% से 18% तक रहती है। और प्रोसेसिंग फीस भी हर एक बैंक की अलग अलग है। 1.5% आप एवरेज समझ लीजिए, 1.5% प्रोसेसिंग फीस रहती है। आपको जो जहां तक डॉक्यूमेंटेशन का सवाल है, आपको आपकी जो बेसिक KYC डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपका एड्रेस प्रूफ है, आपका आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह है, जैसे पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वो देना पड़ेगा। इसके अलावा आप जैसे बता रहे हैं आप सुपरवाइजर है, तो आपको सैलरी सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप मिलती होगी, सर्टिफिकेट मिलता होगा, वो आप दे दीजिए। और मेरा सुझाव रहेगा कि आपको जो ऑटो लोन चाहिए, आपका जहाँ पे बैंक अकाउंट है वहाँ आपको अप्रोच करेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। जैसे HDFC बैंक है, तो वो जो उनके अकाउंट होल्डर है उनको प्रोसेसिंग फीस में 50% का रिबेट देती है, और इंटरेस्ट में भी 2% का फायदा होता है। इसके अलावा आपको जब भी आपको लोन डिसबर्स करना है तो आपको जो प्रोफार्मा इनवॉइस लाके देना पड़ेगा। और हो सकता है लेंडर है आपको इंसिस्ट करेगा कि आप जो मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं इसके अलावा और कोई भी कोलेट्रल रख दीजिए। जितना बढ़िया कोलेट्रल आप दे पाएंगे उतनी बढ़िया आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगी। और अगर आप ये 36 महीने के लिए लोन लेते हैं तो 1,750 रुपए के आसपास EMI आएगी, और 48 महीने के लिए लेते हैं तो 1,400 रुपए के आसपास EMI आएगी। मैंने 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट एज्यूम किया है जी। तो आप कैसे ले सकते हैं ऑटो लोन 50,000 का? इस पर तमाम डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड है? चंचल, ये आपको बताया बलवंत जी ने।
लेकिन अब जब आगे बढ़ेंगे जरूर थोड़ा सा समझिएगा, परखिएगा कि कैसे आप इस पूरे लोन को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट आपके नई गाड़ी के लिए। आगे बढ़ते हैं, पंजाब से संदीप का सवाल हमारे पास आए हैं और ये होम लोन के बारे में जानना चाह रहे हैं। 4.5 लाख, लगभग 4 से 5 लाख तक का होम लोन इन्हें चाहिए। अब कौन से बैंक से ले सकते हैं, कौन सा बैंक कौन सा कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है, चीपर जो इंटरेस्ट रेट है उसके साथ ये जानना चाहते हैं। और ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद पहले कभी इन्होंने लोन ना लिया हो, क्योंकि ये प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड भी जानना चाह रहे हैं, साथ ही साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट। होम लोन इन्हें लेना है 4 से 5 लाख का। क्योंकि हमें इनकी सैलरी नहीं पता है बलवंत, तो क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और 4 से 5 लाख के होम लोन के लिए इंटरेस्ट रेट इनका कितना बन पाएगा, जो कि चीपर चाहते हैं? देखिए, जो प्रोसीजर या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, बेसिक डॉक्यूमेंट तो मैंने जैसे अभी बताया ऑटो लोन के लिए, वो बेसिक डॉक्यूमेंट जो आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट है, आपके इनकम के प्रूफ वगैरह, वो आपको देना पड़ेगा। और जहां तक इनकम क्राइटेरिया है उनका, चूंकि जैसे ये 5 लाख तक का उनको लोन चाहिए और होम लोन नॉर्मली 20 साल तक का मिलता है, तो उनकी जो 9.5-10% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उस पर इनकी ईएमआई है वो 5,000 के आसपास आएगी। तो 10,000 से अगर उनकी इनकम है तो इनको आसानी से होम लोन मिल जाएगा। होम लोन का जो रीपेमेंट है वो 20 साल में करना पड़ता है। और जब डिसबर्स करेगा लेंडर, तब आपको जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट का कॉपी वगैरह है, और इसके बाद में रजिस्ट्रेशन, जो फाइनल पेमेंट के पहले सब रजिस्ट्रेशन किए हुए डॉक्यूमेंट वगैरह आपको बैंक को देना पड़ेगा। जी, तो कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायर्ड है आपको। और कैसे बढ़े आगे, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है बलवंत जी, आप होम लोन लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं, कंफ्यूजन में आ जाते हैं, जैसे ये कह रहे हैं कि कहां से होम लोन ले। तो कंपैरिजन जो होता है कोई भी लोन लेने से पहले, वो कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है और कहां से किया जाए कंपैरिजन? देखिए, ऐसा है, बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह हैं जहां पे आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपको जो होम लोन कहां से मिलेगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह अच्छा है, और अगर कहीं पे भी कोई टाइटल वगैरह में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप बैंक से होम लोन लें, न कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से। क्योंकि बैंक की जो लेंडिंग है वो बेस रेट बेस्ड है, तो जो बेस रेट है उससे नीचे वो किसी को भी लैंड नहीं कर सकते। तो आपको मालूम है कि आप कितना प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं। तो आप, और मेरा सुझाव रहेगा किसी को भी, मतलब होम लोन के लिए नहीं, आपको कोई भी प्रकार की लिमिट चाहिए तो आपका जो एग्जिस्टिंग जो बैंक अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट या जो सैलरी बैंक अकाउंट आपका जहां पे है, वहां पहले अप्रोच करिए, आप उनसे समझ लीजिए, तो आपको आइडिया आ जाएगा और आपको थोड़ा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट में या प्रोसेसिंग फीस वगैरह में भी। जी, और जैसा आपने बताया बलवंत जी कि सिबिल स्कोर जानना भी काफी ज्यादा जरूरी ही हो जाता है किसी भी लोन के लिए, क्योंकि बैंक जरूर ये मद्देनजर ही आपको लोन देता है कि आपका सिबिल स्कोर सही है कि नहीं। क्योंकि हमारा जो अगला सवाल है वो सिबिल स्कोर से जुड़ा ही हुआ है, और लोन स्पेशल में कोई ना एक आध सवाल हमारे पास सिबिल स्कोर को लेकर आता ही है। इसका मतलब दर्शकों में शायद सिबिल स्कोर को लेकर उतने ज्यादा अभी नॉलेज या जागरूकता नहीं है, इसलिए हम बार बार इसको आपको जरूर बताते हैं कि आप सिबिल स्कोर कैसे सुधार सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं। खैर, सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बठिंडा से सुमित शर्मा हमें सवाल जानना चाह रहे हैं, और सिबिल स्कोर को लेकर ही इनका सवाल है। 2010 में इन्होंने एक पर्सनल लोन लिया, 2012 में बैंक के साथ सेटलमेंट में इन्होंने पे बैक भी कर दिया लोन, लेकिन अभी भी जो उनका सिबिल स्कोर है वो नेगेटिव में ही शो कर रहा है। अब इन्हें अब होम लोन की क्योंकि जरूरत पड़ गई है 15 लाख की, अब जो इनका सिबिल स्कोर है वो तो सही नहीं है। अब इन्हें ये परेशानी हो रही है कि अब डिनाई हो जाएगा तो परेशानी हो जाएगी। हालांकि इनका बात नहीं कर पा रहे, तो ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिरकार इनकी बात हो पाई है बैंक से, नहीं हो पाई है, या पूरी स्थिति क्या है। लेकिन ऐसा अगर सिनेरियो सामने आता है बलवंत जी, तो क्या किया जाए? अगर सिबिल स्कोर सही नहीं है, बैंक से जाकर पहले बात करें, दूसरा लोन लेने से पहले प्रोसीजर क्या रहना चाहिए? देखिए स्वाति, आपने एक बात तो ये एकदम सही कही कि मेजर कंसर्न है। मैं भी 5-6 साल से लोन शो कर रहा हूँ, एक सिबिल स्कोर से रिलेटेड क्वेरी कम से कम होती है। और पहले चूंकि जागरूकता नहीं थी, ये क्रेडिट स्कोर वाली एजेंसी वगैरह भी नहीं थी, तो लोग केयरलेस थे। अब पेमेंट दिया, अकाउंट बंद किया, राइट ऑफ हो रहा है तो हो रहा है। परंतु जब से ये सिबिल स्कोर वगैरह अवेलेबल होने लग गया, तो आजकल लेंडर आपको क्रेडिट कार्ड देने के पहले, पर्सनल लोन देने, कुछ भी क्रेडिट फैसिलिटी देने के पहले आपका सिबिल स्कोर है या जो क्रेडिट स्कोर है वो पहले मंगवाते हैं।
और अगर वो आपका प्राइमरी क्राइटेरिया है, अगर आप उस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो लेंडर आगे प्रोसेस करता है, नहीं तो वो आगे प्रोसेस नहीं करता है। तो अगर आपका जैसे इन्होंने इनकी क्वेरी से लग रहा है कि उन्होंने सेटलमेंट किया है, सेटलमेंट इसका मतलब है कि बैंक को कुछ न कुछ पैसा राइट ऑफ करना पड़ा होगा। तो जो प्रोस्पेक्टिव लेंडर है, जो सिबिल स्कोर मंगवाते हैं, उनको वो स्कोर और रिपोर्ट में दिखता है कि ये कुछ सेटलमेंट हुआ है। तो सेटलमेंट हुआ हो या परसिस्टेंटली आप लगातार कोई भी पेमेंट डिले कर रहे हैं, तो लेंडर को अप्रीहेंशन होती है कि इसका जो पुराना इतिहास है वही बराबर पेमेंट का नहीं है, और हम अगर इनको नया पैसा दे देंगे, नया लोन दे देंगे, तो हमारा भी हो सकता है राइट ऑफ करना पड़े या हमारा पेमेंट डिले से आएगा, तो वो देते नहीं है। जहां तक इसका रास्ता क्या है, तो जो क्रेडिट एजेंसीज है उनमें ये जो आपका जो डेटा है, जितनी भी बैंक के आपका क्रेडिट कार्ड है, लोन्स वगैरह, उसका डेटा है वो ये सिविल जैसी एजेंसी के पास जाता है। ये एजेंसी के पास में ये डेटा 7 साल तक रहता है। परंतु क्या होता है कि पुराना जो डेटा है उसका वेटेज वजन कम होता है, नया जो वेटेज है उसका ज्यादा होता है। अब चूंकि ये प्रॉब्लम हो गई है कि आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको कोई लोन नहीं मिलता, और अगर लोन नहीं मिलेगा तो आपका स्कोर कैसे सुधरेगा। तो उसका एक रास्ता है कि आप फिक्स डिपॉजिट जमा करा के उसके सामने क्रेडिट कार्ड ले लेवे, या कोई टेंजिबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी रख देवे, जैसे एनएससी वगैरह है, अच्छी पेड अप वैल्यू वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह, उसके सामने आप क्रेडिट फैसिलिटी ले लेवे। जैसे अगर आप एफडी के सामने क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो लेंडर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लेंडर सिक्योर्ड है, तो वो आपको ऐसा क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। और उस क्रेडिट कार्ड को, या जो मैंने जब बताया ओवरड्राफ्ट वगैरह आपने सिक्योरिटी के सामने लिया, उसका सर्विसिंग आप बराबर करते रहिए। जैसे जैसे आप सर्विसिंग बराबर करेंगे, आपका जो अच्छा वाला रिकॉर्ड है, अच्छे कंडक्ट वाला रिकॉर्ड है, वो सिबिल को रिपोर्ट होगा, और जो नया वाला जो ट्रांजैक्शन से आपका कंडक्ट अच्छा वाला है उसका वेटेज ज्यादा है, और पुराना वाला जो सेटलमेंट वाला जो आपका हिस्ट्री है वो बैकग्राउंड में चला जाएगा। परंतु ये ऐसा है कि ये 2-4-6 महीने में नहीं होगा, ये कम से कम 2-3 साल, ये आपको क्रेडिट स्कोर आपका या क्रेडिट हिस्ट्री अगर आपको रिपेयर करनी है, मेंड करनी है, तो कम से कम 3-4 साल तो आपको रुकना ही पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको होम लोन अभी 4-6 महीने में लेना है, तो नॉर्मल कोर्स में तो नहीं मिलेगा, अनलेस आपका कोई बैंक में जान पहचान हो और अपना सिचुएशन एक्सप्लेन करे कि किस सिचुएशन में आपको ये सेटलमेंट तो करना कुछ इनके पड़ेगा। पास रास्ते जरूर है, लेकिन जैसा बलवंत जी बता रहे हैं कि 3-4 साल लग जाते हैं, क्योंकि क्रेडिट स्कोर एक बार खराब हो जाए तो 3-4 साल उसको एक बार फिर से आपको रिपेयर करने में लगी जाएगा। तो बेहतर यही होता है कोई लोन ले, टाइमली रिपेमेंट करें, तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। लोन से रिलेटेड कुछ और दर्शकों के सवालों का जवाब हम जरूर जानेंगे थोड़ी सी देर में। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मनी गुरु लोन स्पेशल। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं दिल्ली से, गौरव स्वागत है आपका मनी गुरु में। कैसे हैं आप और बताइए क्या सवाल है आपका? बढ़िया मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरा ऑडिटेड बैलेंस शीट लास्ट ईयर का है, असेसमेंट ईयर, और मुझे ओडी लिमिट बनवाना था, तो उससे कुछ हो पाएगा मेरा बना वर्क? आप क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है ग्रीन मर्चेंट का। ऑलराइट, तो ओवरड्राफ्ट लिमिट के बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि कैसे बना सकते हैं? हाँ। चलिए बलवंत जी से जानते हैं। बलवंत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ओवरड्राफ्ट लिमिट के बारे में अगर बात की जाए तो कैसे ये ओवरड्राफ्ट लिमिट सुविधा मिलती है और आखिरकार होता क्या है ये? देखिए, ऐसा है गौरव जी, आपको ओडी फैसिलिटी चाहिए तो इसके लिए आपको जो बैंक है उनको जो प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट है वो देना पड़ेगा। उसमें जैसे आपका जो बिजनेस है, आपका बिजनेस हिस्ट्री है, आप जैसे बता रहे हैं आपके ऑडिटेड बैलेंस शीट है, तो नॉर्मली 2 साल का वो हिस्ट्री देखते हैं। 2 साल का जैसे आपके पास ऑडिटेड बैलेंस शीट वगैरह है वो आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे मैंने बताया आपको कि आपकी जो बेसिक केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको जैसे लाइसेंसेज वगैरह है या सेल टैक्स का रजिस्ट्रेशन वगैरह है, वो डॉक्यूमेंट वो मांग सकते हैं, जिससे उनको विश्वास हो जाए कि ये जो बिजनेस है वो आपका जेन्युइन है। इसलिए जो ओडी लिमिट है वो डिपेंड करेगी आपका कितना स्टॉक है
और आपका कितना डेटर्स है। सपोज आप उधारी पे माल बेचते हैं तो आपका जो मंथ एंड पे आपको स्टॉक का और डेटर्स का जो स्टेटमेंट देंगे उसका कुछ परसेंटेज है वो आपको ओडी फैसिलिटी के रूप में देंगे और यूज करने को मिलेगा। और ये जैसे आप स्टेटमेंट जितना सबमिट करेंगे, जितना वैल्यू सबमिट करेंगे, उसके हिसाब से आपकी नॉर्मली ओडी लिमिट है वो वेरी होती रहेगी, ऊपर नीचे होती रहेगी। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आप करीब 13.5% से 17-18% के बीच में, वो डिपेंड करता है कि आप क्या टाइप का बिजनेस करते हैं, आपकी क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, आप कोलेट्रल क्या देते हैं। नॉर्मली लेंडर आपसे कोलेट्रल भी मांगेगा। सपोज आपका खुद का ऑफिस है, उसमें अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट आप रख सकते हैं। वो अगर किराए का तो आपका खुद का घर है तो वो घर वगैरह आप कोलेट्रल दे सकते हैं। कोलेट्रल के बिना नॉर्मली लेंडर देते नहीं है, तो आपको कोई ना कुछ कोलेट्रल जरूर देना पड़ेगा। और ये जो स्टॉक स्टेटमेंट और डेटा स्टेटमेंट है वो पीरियडिकली आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपके पास ये सबमिट करने के लिए नहीं है और अगर कोई दूसरी फाइनेंशियल एसेट्स वगैरह है, जैसे एनएससी वगैरह है, या आपका कोई अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसका पेड अप वैल्यू वगैरह अच्छा हो गया है, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स है, या लिस्टेड शेयर्स वगैरह है, तो उसके अगेंस्ट में भी आप ओडी फैसिलिटी सैंक्शन करवा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया बलवंत जी, हमारे साथ मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए। इतना ही समय हमारे पास सवाल लेने का, लेकिन थैंक यू सो मच मनी गुरु के लोन स्पेशल में हमारे साथ आज तमाम दर्शकों के सवाल के जवाब देने के लिए। तो इसी के साथ मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आपको याद दिलाएं कि आप मनी गुरु में हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं। कोई भी सवाल आपका लोन से रिलेटेड है, आप ईमेल कीजिए moniguru@zmedia.slgroup.com। सवाल के साथ अपना मोबाइल नंबर भी लिखिएगा। यहाँ पर SMS कर सकते हैं, कोड है हमारा KARZ कर्ज। अपना सवाल 57575 पर भेज दीजिए।